हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब कोई अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे ज्योग्राफी, जो कि हम लोग कभी नहीं पढ़ते हैं। मतलब आज तक मैंने ज्योग्राफी का शायद ही कोई वीडियो डाला है, एक डाला है, वो भी मैंने आधा छोड़ दिया था। वो उस दूसरे बुक का था, फंडामेंटल्स वाला। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। कोशिश करेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होने लगा तो मैं वीडियो को वहीं ख़त्म कर दूँगी। चलिए बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को, इस चैप्टर को, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन। चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का हिंदी करीब करीब सब कोई जानता होगा, जनसंख्या। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण, डेंसिटी यानी कि घनत्व, ग्रोथ यानी कि वृद्धि और कंपोजिशन यानी कि संगठन। चलिए अब फटाफट से इस चैप्टर को शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करके देख लेते हैं इसमें दिया क्या हुआ है। द पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ कंट्री। लोग किसी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। India is the second most populous country after China in the world, with its total population of 1,210 million according to 2011, क्योंकि लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी। भारत अपनी 121 करोड़ जनसंख्या के साथ चीन के बाद विश्व में दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है। India's population is larger than the total population of North America, South America and Australia put together. भारत की जनसंख्या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की मिलाकर कुल जनसंख्या से भी अधिक है। More often, it is argued that such a large population invariably puts pressure on its limited resources and is also responsible for many socio-economic problems in the country. तो प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर इसके सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है और देश में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। हाउ डू यू परसीव द आइडिया ऑफ इंडिया? भारत के विचार से आपको क्या अनुभूति होती है? इज इट सिंपली अ टेरिटरी? क्या यह केवल एक क्षेत्र है? डज दिस सिग्निफाई एन एमैलगम ऑफ पीपल? क्या यह लोगों के सम्मिश्रण को प्रकट करता है? Is it a territory inhabited by people living under certain institutions of governance? क्या यह शासन की निश्चित संस्थाओं के नियंत्रण में रह रहे लोगों में बसा हुआ एक क्षेत्र है? रह रहे लोगों से बसा हुआ एक क्षेत्र है। In this chapter, we will discuss the patterns of distribution, density, growth and composition of India's population. तो इस चैप्टर में यानी कि इस अध्याय में हम भारत की जनसंख्या के वितरण, प्रतिरूप, घनत्व, वृद्धि और संगठन के बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। Sources of population data. Population data collected through census operation held every 10 years in our country. जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत। हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है। The first population census in India was conducted in 1872, but its first complete census was conducted only in 1881. भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी, किंतु पहली संपूर्ण जनगणना 1821 में संपन्न हुई थी। अब इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का वितरण। एग्जामिन फिगर 1.1। एक्चुअली वेयर इज फिगर 1.1? यस, रुक जाइए, मैं आप लोग को फिगर दिखा देती हूँ। दिस इज़ फिगर 1.1। ये एक डॉट प्रत्येक 2 लाख पर्सनस को शो करता है, तो आप लोग देख सकते हैं। इन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, खास करके ये दिल्ली वाले एरिया में। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। Examine figure 1.1 and try to describe the patterns of spatial distribution of population shown on it. चित्र 1.1 का परीक्षण कीजिए, उसको देखिए और इस पर दर्शाए गए जनसंख्या के स्थानिक वितरण के प्रतिरूपों के वर्णन करने का प्रयास कीजिए।
इट इज़ क्लियर दैट इंडिया हैज़ अ हाईली अनइवन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। यह स्पष्ट है कि भारत में जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक असम है। द परसेंटेज शेयर्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज इन द कंट्री सो दैट उत्तर प्रदेश हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन फॉलोड बाई महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जनसंख्या में प्रतिशत अंश दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। इसके पश्चात महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। Check from the table that UP, Maharashtra, Bihar, West Bengal, Andhra Pradesh, along with Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, and Gujarat together account for about 76% of the total population of the country. तालिका परिशिष्ट की जांच कीजिए कि तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की जनसंख्या मिलाकर देश की कुल जनसंख्या का 76% भाग है। On the other hand, share of population is very small in the states like Jammu and Kashmir, 1.04%, Arunachal Pradesh 0.11% and Uttarakhand 0.84%, in spite of these states having fairly large geographical area. दूसरी ओर जम्मू और कश्मीर में बस 1.4% है, अरुणाचल प्रदेश में 0.84% और उत्तराखंड में 0.83 जैसे राज्यों की जनसंख्या का आकार इनके विशाल भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद अत्यंत छोटा है। Such an uneven spatial distribution of population in India suggests a close relationship between population and physical, socio-economic and historical factors. भारत में जनसंख्या का ऐसा असम स्थानिक वितरण देश की जनसंख्या और भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध प्रकट करता है। As far as the physical factors are concerned, it is clear that climate along with terrain and availability of water largely determines the pattern of population distribution. जहाँ तक भौतिक कारकों का संबंध है, यह स्पष्ट है कि भूविन्यास और जल की उपलब्धता के साथ जलवायु प्रमुख रूप से वितरण के प्रतिरूपों का निर्धारण करती है। Consequently, we observe that the North Indian plains, deltas and coastal plains have higher proportion of population than the interior districts of southern and central Indian states, Himalayas, some of the northeastern and western states. परिमाण स्वरूप हम देखते हैं कि उत्तर भारत के मैदानों, डेल्टाओं और तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिणी और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिलों, हिमालय, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी कुछ राज्यों की अपेक्षा उच्चतर है। However, development of irrigation, Rajasthan, availability of mineral and energy resources, Jharkhand, and development of transport network, peninsular states, have resulted in moderate to high concentration of population in areas which were previously very thinly populated. फिर भी सिंचाई के विकास राजस्थान, खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता झारखंड और परिवहन जल के विकास प्रायद्वीप राज्यों के परिमाण स्वरूप उन क्षेत्रों में जो पहले विरल जनसंख्या क्षेत्र थे, वे अब जनसंख्या के मध्यम से उच्च संकेंद्रण के क्षेत्र हो गए हैं। Among the socio-economic and historical factors of distribution of population, important ones are evolution of settled agriculture and agricultural development, pattern of human settlement, development of transport network, industrialization and urbanization. जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में से महत्वपूर्ण कारक स्थायी कृषि का उद्भव और कृषि विकास, मानव बस्ती के प्रतिरूप, परिवहन जल तंत्र का विकास, औद्योगिकरण और नगरीकरण है। It is observed that the regions falling in the river plains and coastal areas of India have remained the regions of large population concentration. ऐसा देखा गया है कि भारत के नदीय मैदानों और तटीय क्षेत्रों में स्थित प्रदेश सदैव ही विशाल जनसंख्या सांद्रण वाले प्रदेश रहे हैं। Even though the uses of natural resources like land and water in these regions have shown the sign of degradation, the concentration of population remains high because of an early history of human settlement and development of transport network.
यद्यपि इन प्रदेशों में जमीन और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों में उपयोग के कारण निम्नीकरण हुआ है, फिर भी मानव बस्ती के आरंभिक इतिहास और परिवहन जल तंत्र के विकास के कारण जनसंख्या का सांद्रण उच्च बना हुआ है। On the other hand, the urban regions of Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Pune, Ahmedabad, Chennai, and Jaipur have high concentration of population due to industrial development and urbanization, drawing a large number of rural-urban migrants. दूसरी ओर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर के नगरीय क्षेत्र औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित कर रहे हैं। इसीलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च सांद्रण पाया जाता है। तो लोग नौकरी की तलाश में, ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एरियाज़ हैं, तो वो लोग वहीं जाते हैं कि वहाँ हमें जॉब मिल जाएगा। लोग गांव से निकल के जाते हैं ऐसे ऐसे बड़े बड़े शहरों में, तो इसीलिए वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गया। वहीं जाके वो लोग बस जाते हैं, अपना काम धाम करते हैं, तो वहाँ पे इसीलिए पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। सेकेंड टॉपिक है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या का घनत्व। इसको पढ़ लेते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। इट हेल्प्स इन गेटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन टू लैंड। इससे भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 इज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 के अनुसार। There has been a steady increase of more than 200 persons per square kilometer over the last 50 years as the density of population increased from 117 persons per square kilometer in 1951 to 382 persons per square kilometer in 2011। 1991 ईस्वी में जनसंख्या का घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होने से विगत 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में से अधिक की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। मतलब कि 1951 में जब सेंसस हुआ था तो उस समय पर स्क्वायर किलोमीटर 117 पर्सन्स थे, और जब 2011 में हुआ तो पर स्क्वायर किलोमीटर 382 पर्सन्स थे। तो करीब करीब 200 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। The data shown in appendix give an idea of spatial variation of population densities in the country, which ranges from as low as 17 persons per square kilometer in Arunachal Pradesh to 11,297 persons in the National Capital Territory of Delhi। परिशिष्ट में दर्शाए गए आंकड़े देश में जनसंख्या घनत्वों की स्थानिक भिन्नता का आभास कराते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में कम से कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक है। Among the northern Indian states, Bihar, West Bengal and Uttar Pradesh have higher densities, while Kerala and Tamil Nadu have higher densities among the peninsular Indian states। तो सारे स्टेट्स के आगे उनके डेंसिटीज़ लिखे हुए हैं, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर कितने पर्सन से, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वो मैंने बोला नहीं बिकॉज बहुत सारा है। उत्तरी भारत के राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व उच्चतर है, जबकि प्राय द्वीपीय भारत के राज्यों में केरल और तमिलनाडु में उच्चतर घनत्व पाया जाता है। स्टेट्स लाइक आसाम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा हैव मॉडरेट डेंसिटीज। असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा में मध्यम घनत्व पाया जाता है। द हिल स्टेट्स ऑफ द हिमालयन रीजन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव रिलेटिवली लो डेंसिटीज, वाइल द यूनियन टेरिटरीज एक्सक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैव वेरी हाई डेंसिटीज ऑफ पॉपुलेशन। हिमालय प्रदेश के पर्वतीय राज्यों और असम को छोड़कर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अपेक्षाकृत निम्न घनत्व है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीपों को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के उच्च घनत्व पाए जाते हैं। The density of population as discussed in the earlier paragraph is a crude measure of human and land relationship। जनसंख्या का घनत्व जैसे कि
जैसा कि पहले के अनुच्छेदों में चर्चा की जा चुकी है, एक अशोधित माप है। टू गेट अ बेटर इंसाइट इनटू द ह्यूमन लैंड रेशियो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन टोटल कल्टिवेबल लैंड, the physiological and the agricultural densities should be found out, which are significant for a country like India having a large agricultural population. तो कुल कृषित भूमि पर जनसंख्या के दबाव के संदर्भ में मानव भूमि अनुपात के बेहतर परिज्ञान के लिए कायिक और कृषि घनत्वों को ज्ञात करना चाहिए, जो भारत जैसे विशाल कृषि जनसंख्या वाले देश के लिए सार्थक हैं। ये मैप आप लोग देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं जो डार्कर एरियाज हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और खास करके सबसे ज़्यादा दिल्ली में देख रहे हैं आप लोग, तो वो अबव 1201 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर में आते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, टोटल पॉपुलेशन बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया। कायिक घनत्व, फिजियोलॉजिकल मतलब कायिक होता है, ठीक है। कायिक घनत्व, कुल जनसंख्या बाई निवल कृषित क्षेत्र। एग्रीकल्चरल डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन बाय नेट कल्टिवेबल एरिया, और एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन इंक्लूड्स कल्टिवेटर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड देयर फैमिली मेम्बर्स। ओके, सो और नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे, यानी कि जनसंख्या की वृद्धि। अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसमें दिया क्या हुआ है। Growth of population is the change in the number of people living in a particular area between 2 points of time. जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। Its rate is expressed in percentage. इसकी दर को प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है। Population growth has two components, namely natural and induced. जनसंख्या वृद्धि के दो घटक होते हैं, जिनके नाम प्राकृतिक और अभिप्रेरित होते हैं, अभिप्रेरित हैं। While the natural growth is analyzed by assessing the crude birth and death rates, the induced components are explained by the volume of inward and outward movement of the people in any given area. जबकि प्राकृतिक वृद्धि का विश्लेषण अशोधित जन्म और मृत्यु दरों से निर्धारित किया जाता है, अभिप्रेरित घटकों को किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचलन की प्रबलता द्वारा स्पष्ट किया जाता है, यानी कि इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट। हाउएवर इन द प्रेजेंट चैप्टर वी विल ओनली डिस्कस द नेचुरल ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। फिर भी इस अध्याय में हम भारत की जनसंख्या की केवल प्राकृतिक वृद्धि की विवेचना करेंगे, यानी केवल नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। The decadal and annual growth rates of population in India are both very high and steadily increasing over time. भारत की जनसंख्या के दोनों दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर बहुत ऊंचे हैं और समय के साथ नित्य बढ़ रहे हैं। The annual growth rate of India's population is 1.64%. इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स क्वेश्चंस में आ सकता है या ऑब्जेक्टिव में भी। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64 यानी कि 1.64% है। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, यानी कि जनसंख्या के दुगना होने का समय। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम इज द टाइम टेकन बाय एनी पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ एट इट्स करंट एनुअल ग्रोथ रेट। जनसंख्या के दोगुने होने का समय वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर पर किसी भी जनसंख्या के दुगने होने में लगने वाला समय है। The growth rate of population in India over the last 1 century has been caused by annual birth rate and death rate and rate of migration and thereby shows different trends. विगत एक शताब्दी में भारत में जनसंख्या की वृद्धि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर तथा प्रवास की दर के कारण हुई है और इसीलिए यह वृद्धि विभिन्न प्रवृत्तियों को दर्शाती है। There are 4 distinct phases of growth identified within this period. इस अवधि में वृद्धि की 4 सुस्पष्ट प्रावस्थाओं को पहचाना गया है। अब हम लोग फेजेस पढ़ लेते हैं। 4 फेजेस दिए गए हैं, नीचे एक टेबल दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें कुछ फॉर्मूला टाइप भी दिया हुआ है, मैं मैथ से दूर रहती हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ एक मैप है, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ये ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर रहा है ये मैप।
आप लोग देख सकते हैं। तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा एक बार, क्वेश्चंस आ सकते हैं मैप वर्क में। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं अपना फेजेस, जो 4 फेजेस के बारे में हमने अभी सोचा देखा उसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट फेज़ 1। The period from 1901 to 1921 is referred to as a period of stagnant or stationary phase of growth of India's population, since in this period growth rate was very low, even recording a negative growth rate during 1911 to 1921. 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि की रुद्ध अथवा स्थिर प्रावस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम थी। यहाँ तक कि 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई, कीपिंग द रेट ऑफ इंक्रीज लो। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, जिससे वृद्धि दर निम्न बनी रही। Poor health and medical services, literacy of people at large, and inefficient distribution system of food and other basic necessities were largely responsible for high birth and death rates in this period. तो निम्न स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, अधिकतर लोगों की निरक्षरता, भोजन और अन्य आधारभूत आवश्यकताओं का अपर्याप्त वितरण इस अवधि में मोटे तौर पर उच्च जन्म और मृत्यु दरों के लिए उत्तरदायी थे। सेकेंड फेज़ यानी कि फेज़ 2 यानी कि प्रावस्था दूसरा। फेज़ मतलब प्रावस्था। द डिकेड्स 1921 to 1951 आर रेफर्ड टू एज द पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ। 1921 से लेकर 1951 के दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। एंड ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन थ्रू आउट द कंट्री ब्रॉट डाउन द मोर्टेलिटी रेट। देश भर में स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को नीचे ला दिया था। एट द सेम टाइम बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इम्प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, साथ ही साथ बेहतर परिवहन और संचार तंत्र से वितरण प्रणाली में सुधार हुआ। द क्रूड बर्थ रेट रिमेन्ड हाई इन दिस पीरियड, लीडिंग टू हायर ग्रोथ रेट देन द प्रीवियस फेज। फलस्वरूप अशोधित जन्म दर ऊंची बनी रही, जिससे पिछली प्रावस्था की तुलना में वृद्धि दर उच्चतर हुई। This is impressive at the backdrop of Great Economic Depression 1920s and World War II. 1920 के दशक की महान आर्थिक मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में यह वृद्धि दर प्रभावशाली थी। अब पढ़ते हैं फेज़ 3 यानी कि प्रावस्था 3। The decades 1951 to 1981 are referred to as the period of population explosion in India, which was caused by a rapid fall in the mortality rate but a high fertility rate of population in the country. 1951 से लेकर 81 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। यह देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण हुआ। The average annual growth rate was as high as 2.2%. औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.2% तक ऊंची रही। It is in this period after the independence that developmental activities were introduced through a centralized planning process and economy started showing up, ensuring the improvement of living condition of people at large. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यही वह अवधि थी जिसमें एक केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्यों को आरंभ किया गया। अर्थव्यवस्था सुधरने लगी, जिससे अधिकांश लोगों के जीवन की दशाओं में सुधार सुनिश्चित हुआ। Consequently, there was a high natural increase and higher growth rate. परिमाण स्वरूप जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि उच्च और वृद्धि दर उच्चतर हुई। Besides increased international bringing in Tibetans, Bangladeshis, Nepalis and even people from Pakistan contributed to high growth rate. इन सब के अतिरिक्त तिब्बतियों, बांग्लादेशियों, नेपालियों को देश में लाने वाले बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और यहाँ तक कि बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और यहाँ तक कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने भी उच्च वृद्धि दर में योगदान दिया। फेज़ 4 यानी कि प्रावस्था 4। इन द पोस्ट 1981 टिल प्रेजेंट द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन दो रिमेन्ड हाई हैज स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली। 1981 के पश्चात वर्तमान तक देश की जनसंख्या की वृद्धि दर यद्यपि ऊंची बनी रही, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी। अ डाउनवर्ड ट्रेंड
of crude birth rate is held responsible for such a population growth. ऐसी जनसंख्या वृद्धि के लिए अशोधित जन्म दर की अधोमुखी प्रवृत्ति को उत्तरदायी माना जाता है. दिस वॉज इन टर्न अफेक्टेड बाई एन इंक्रीज इन द मीन एज एट मैरिज, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, पार्टिकुलरली एजुकेशन ऑफ फीमेल्स इन द कंट्री. बदले में यह देश में विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता, विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में सुधार से प्रभावित हुई. The growth rate of population is, however, still high in the country, and it has been projected by World Development Report that population of India will touch 1,350 million by 2025. देश में जनसंख्या की वृद्धि दर अब भी ऊंची है और विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा यह प्रक्षेपित किया गया है कि 2025 ईस्वी तक भारत की जनसंख्या 135 करोड़ को छू जाएगी, यानी 135 करोड़ तक पहुंच जाएगी. The analysis done so far shows the average growth rate, but the country also has wide variation in growth rates from one area to another, which is discussed below. अब तक किया गया विश्लेषण औसत वृद्धि दर को दर्शाता है, किंतु देश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वृद्धि दर की विस्तृत भिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसकी विवेचना नीचे की गई है. तो अगला टॉपिक है रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय भिन्नताएं. तो इसको हम लोग इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है. हम लोग इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अभी हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो अच्छा खासा टाइम ले चुका है. तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा. लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट.